हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट्स, क्या मैं आप सभी को लाइव दिखाई दे रहा हूं भाई साहब? हाँ जी। ए बुड़बक, कैसे हैं? अरे बाप रे बाप। जी। आज की क्लास में मेरे दोस्तों हम एक नया कंसेप्ट शुरू करेंगे, गजब का। हाँ जी। उससे पहले 3 सवाल रह गए हैं, उन 3 सवालों को पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, 3 क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं शायद। 80। एक क्वेश्चन तो हमारा ये रह गया था 88। ये बताओ, पहले जल्दी से बताइए। करो। सवाल नंबर 88। ये जो सवाल आपके सामने 88, ये कई सारे पेपर्स में आ चुका है। कुछ में इजी डाटा का है, कुछ में मुश्किल डाटा होता है। ये सवाल है सीटसेल 2018 के प्री का। सीटसेल का पेपर है जो कि आपका 12th लेवल पे पेपर होता है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप में से कितने बच्चे हैं जिनको इस साल सीजीएल का या सीटसेल का पेपर देना है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सीजीएल और सीटसेल का पेपर देना है? आप में से कितने बालक ऐसे हैं? हम एकदम ठीक हैं जी। चले देखो, सवाल देखते हैं पहले। सवाल यह है कि 3 संख्याएं हैं जो को प्राइम है। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है। लास्ट की 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है। तीनों संख्याओं का योग क्या है? सभी बच्चों को देना है। अरे वाह। चलो मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा। 3 संख्याएं मान लेते हैं कि जैसे 3 संख्या मान ली ए बी और सी हैं। ए बी और सी 3 संख्या जैसे मैंने मान ली मेरे दोस्तों, ए बी और सी हैं। सवाल में बोला है कि 3 संख्याएं ऐसी हैं कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है। पहली 2 संख्याएं ए और बी। ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 551 है, 551। और लास्ट की 2 संख्याओं का, बी और सी, लास्ट की 2 संख्याएं जो हैं, लास्ट की 2 संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो 1073 है, 1073। आपसे पूछा है तीनों संख्याओं का योग क्या है। यानी कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तीनों संख्या निकालनी पड़ेंगी। तीनों संख्याएं हैं क्या? है ना, 3 संख्या एबीसी है जो आपस में को प्राइम है, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तीनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है। पहली 2 संख्याओं की गुणा 551 है, लास्ट की 2 संख्याओं की गुणा 1073 है। आपसे पूछा तीनों संख्याओं का सम क्या है। बेटा सुनो जरा मेरी बात को, गौर से सुनिएगा आप लोग। बेटा यहां दोनों में बी कॉमन है, दोनों में बी कॉमन है। 551 में और 1073 दोनों में ही बी कॉमन है, दोनों में एक संख्या कॉमन है। आप मुझे बताओ 551 किस किस से भाग होता है? 551 2 से नहीं कटता, 5 5 10 11 3 से नहीं कटता, 5 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटता। ये तो बड़ा बेकार नंबर है। ना ये 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 5 से, ना 7 से, ना 9 से। इसका मतलब ये जो 551 है ये किसी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या से कटता होगा, किसी प्राइम नंबर से कटता होगा, है ना। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि 551 किससे भाग होता है? कैसे पता लगाऊं मैं? देखो, 551 के नजदीक किस संख्या का स्क्वायर है? 551 जो है के नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 551 के नजदीक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 529। 529 किसका स्क्वायर है? 23 का। 551 के नजदीक आप ये देखो कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? 529 23 का स्क्वायर है। क्या ये नंबर 23 से भाग होता है? क्या ये नंबर 551 23 से भाग होता है 23 से? क्या 551 23 से भाग होता है? तो आप कहोगे सर 23 दूनी 46, 23 से नहीं होता। अब 23 से छोटा प्राइम नंबर देखो, 23 से छोटा प्राइम नंबर है 19। क्या 19 से भाग होता है? 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 बच जाएगा मेरे दोस्तों 17। हाँ जी, 19 से भाग हो रहा है मेरे दोस्तों 19 से। यानी कि 551 19 से भाग हो रहा है 19 से। 19 से कितनी बार जाएगा बेटा? 19 दूनी 38, बचेगा 17, 19 निम्न 171, यानी कि 19 गुणा 29। तो 551 जो है वो 19 गुणा 29 है। तो ये तरीका है मेरे दोस्तों पता लगाने का, बेस्ट तरीका बता रहा हूं।
जैसे आपको यह पता लगाना है कि 551 किस संख्या से भाग होता है, तो 551 के नजदीक आप ये देखो किस प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर 529 551 के नजदीक होता है। क्या 551 23 से भाग होता है? पहले 23 से भाग करके देखो, नहीं होता। पर 23 से छोटा प्राइम नंबर चेक करो, 19 से भाग हो जाता है। अगर 19 से भाग ना होता फिर मैं 17 से चेक करके देखता, 17 से ना होता फिर मैं 13 से चेक करके देखता, तो मुझे चेक कर करके देखना पड़ता। ये तरीका है। तो भैया ये नंबर 19 से भाग हो रहा है कितनी बार? 19 दूनी 38, 17 19 में 171। तो दोनों में 551 में और 1073 में एक संख्या कॉमन है, कोई बी, एक संख्या कॉमन है। भाई 19 से ये नंबर तो कट नहीं रहा, 19 पंजे 95, बच जाएगा आपका 12। 19 से तो नहीं कट रहा, यानी कि नंबर 29 से कटेगा। फिर दोनों में 29 कॉमन है, 29 से कटेगा। कितनी बार कटेगा बेटा? 29 तिया 87, 29 तिया 87 बचेगा 20, 29 सत्ते 203, 29 सत्ते 203 आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ये नंबर 19 गुणा 29 है, ये नंबर 29 गुणा 37 है, दोनों में 29 कॉमन है। तो तीनों संख्याएं मैंने पता लगा ली, 19, 29 और 37। मुझे तीनों संख्याओं का सम पूछा है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा बेटा? 9 9 18 7 25 का 5 हासिल 2 और 1 3 2 5 3 8 85। तो तीनों संख्याओं का योग 85 है और 85 सवाल का आंसर है। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है बेटा ये। 551 से छोटा देखना है आनंद साहू, बड़ा नहीं देखना, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे मिसलिनियस सवाल है, मिसलिनियस, पर मैं अगला कंसेप्ट शुरू करूंगा। बताओ सवाल नंबर 91। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2022 प्री का है। सवाल बेशक प्री के पेपर का है, लेकिन इसका लेवल मेंस से भी ऊपर है, इसका लेवल मेंस से भी ऊपर है। करेंगे जल्दी से, बेहतरीन लेवल का सवाल बनाओ। सवाल करेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है, बताओ। मान लीजिए x बराबर 224 है, y बराबर 322 है। मानो x बराबर 324 है, y 322 है। यदि 23x और ay का HCF x और y से डिविजिबल है। सवाल में बोला है 23x और a इंटू वाई का जो HCF है, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो x और y से डिविजिबल है। इनका जो HCF है वो x से भी डिवाइड हो रहा है और y से भी डिवाइड हो रहा है। तो a की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? a का पॉसिबल मान क्या हो सकता है? 23x और a, ये 23x का मतलब है 23 इंटू एक्स। सवाल में बोला है 23 इंटू एक्स और दूसरा नंबर है a इंटू वाई, a गुणा वाई। इनका जो HCF है, इनका जो HCF है मेरे प्यारे भाई, इन दोनों का जो HCF है वो x से भी डिवाइड हो जाता है। इनका HCF x से भी भाग होता है, x से भी डिविजिबल है और y से भी डिविजिबल है, दोनों से भाग हो रहा है। तो आप मुझे बताओ a की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? x 224 है, y 322 है। देखो बेटा 224 क्या होता है? 224 होता है 14 से कटता है, 14 गुणा 16, 14 गुणा 16 है ना, ये है बेटा। और 322 क्या बेटा? 322 किससे कटता है? 322 16 से तो कट नहीं रहा, क्या 14 से कटता है क्या? 322 14 से कटता है, हाँ जी 14 से कटता है। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 4 14 तिया 42 से 14 गुणा 23 है। ठीक है बेटे, यानी कि x का मान 14 गुणा 16 है, y का मान 14 गुणा 23 है। तो अगर मैं यहां पे वैल्यू रख दूं, मैं यहां पे वैल्यू रख दूं मेरे दोस्तों, मैं यहां पे x का मान कितना है? 14 गुणा 16, y का मान जो है वो 14 गुणा 23 है। y का मान है 14 गुणा 23, मैंने x और y की वैल्यू लिख दी। अब इनका जो HCF है, इनका जो HCF है मेरे प्यारे भी सुनना, इनका जो HCF है वो x से भी डिवाइड होना चाहिए, y से भी। यानी कि इनका जो HCF है इससे भी भाग होना चाहिए और इससे भी भाग होना चाहिए।
यानी कि इन दोनों का, ये जो संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं, एक संख्या ये लिखी हुई है और दूसरी संख्या ये लिखी हुई है, बेटा बहुत मेहनत लगती है। मैं दूसरे टीचर की तरह नहीं हूं कि ये सवाल मैंने छोड़ दिया, मुश्किल सवाल है तो छोड़ के चलते बनो, क्योंकि ये वो सवाल है जिनमें बच्चे को भी मेहनत लगती है समझने में और टीचर को भी मेहनत लगती है समझाने में। इसलिए 99% टीचर इस सवालों को करवाते ही नहीं, ना बच्चे को जोर लगाना पड़ता, ना मास्टर को लगाना पड़ता। मैं फिर भी करवाता हूं क्योंकि बच्चे से कुछ छूटे ना। बच्चा जब प्रीवियस ईयर के सवाल लगाए तो उसको दिक्कत ना आए, तो आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, वरना मैं भी बेटा छोड़ के सवाल आगे चलता बंद कर सकता हूं। 224 14 गुणा 16, 322 भी 14 से कट रहा है, 14 गुणा 23 बोला है 23x और 1 गुणा y का एचसीएफ x और y से डिविजिबल है। अब इनका जो एचसीएफ है वो x से भी डिवाइड होता है, y से भी डिवाइड होता है। देखो भाई, x में आता है 14 गुणा 16 और y में आता है 14 गुणा 23। तो 14 तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दोनों में 14 तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 23 की कमी और है। यानी कि इनका जो एचसीएफ है, इनका जो एचसीएफ है इससे भाग होना चाहिए। इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है इससे भाग होना चाहिए, इससे। इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है 14 से भी कटना चाहिए, 16 से भी कटना चाहिए और 23 से भी कटना चाहिए, 23 से भी। अब प्रॉब्लम क्या है, पहली संख्या को देखो, देखो 23 आ रहा है, 14 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, ये नंबर तो कट जाएगा। यहां 14 आ रहा है, 14 आ रहा है, 23 आ रहा है, 16 नहीं आ रहा। यानी कि ए की वैल्यू मुझे क्या लेना पड़ेगा, 16। ए का मान मुझे क्या लेना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, ए का मान मुझे 16 लेना पड़ेगा। ए की पॉसिबल वैल्यू 16, ए का मान मुझे 16 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ए का मान अगर 16 लूंगा, अगर मैं ए का मान 16 लूंगा तो ही ये दोनों नंबर इन दोनों से भाग हो पाएंगे, तो ही ये दोनों संख्याएं x से भी भाग हो पाएंगी, y से भी भाग हो जाएंगी। इन दोनों से भाग होने का मतलब इस नंबर से भाग हो पाएंगी मेरे दोस्त। तब मैं, जब मैं ए का मान 16 लूंगा, ए का मान 16 लूंगा, देखो 16 से भी कट जाएगा, 14 भी कट जाएगा, 23 भी कट जाएगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो मेरी मजबूरी है कि ए का मान 16 लेना पड़ेगा। जिन बच्चों को सवाल ना समझ में आया वो स्किप कर दो, ठीक है जी, स्किप कर दो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 92 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल बहुत मुश्किल है, ठीक है। यह सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड 2 2024 सवाल आया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड 2 2024 में। और इस तरह के दो सवाल आए थे, ध्यान सुनेगा। जो बच्चे छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस सवाल को छोड़ दें, उनको कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चा केवल मेंस की तैयारी कर रहा है, जो मेंस को टारगेट कर रहा है, वो इस सवाल को करे। जो प्री पास करना चाहता है या रेलवे की या किसी छोटे मोटे पेपर की तैयारी कर रहा है, वो इस सवाल को स्किप कर दे, ठीक है जी। सवाल थोड़ा सा भयंकर है, सवाल पढ़ते हैं। बोला है x and x, y is a pair of positive integers such that HCF plus LCM बराबर 187 and x greater than y। बोला x और y दो संख्याओं का पेयर इस प्रकार है कि HCF और LCM का सम 187 है। Which one of the following is correct in respect of the question and statement given below। बोला है नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, देर आर 3 पॉसिबल वैल्यू ऑफ एचसीएफ, एचसीएफ के 3 मान है। दूसरा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई 37, दूसरा स्टेटमेंट। देर आर 7 पेयर ऑफ एक्स कोमा वाई दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। एक्स और वाई के 7 पेयर हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। चलो हिंदी में सवाल पढ़ते हैं। अब हिंदी में सवाल है कि एक्स और वाई धनात्मक पूर्णांकों का एक जोड़ा इस प्रकार है कि एक्स और वाई के एचसीएफ और एक्स और वाई के एलसीएम का योग 187 है, 187। एक्स बड़ा है, वाई छोटा है, यानी कि दो संख्याएं हैं, दो पॉजिटिव नंबर हैं एक्स और वाई इस प्रकार कि उनके एचसीएफ, संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का सम 187 है। तो भैया मैंने मान लिया कि संख्याओं का जो एचसीएफ है वह एच है,
मैंने मान लिया कि संख्याओं का जो HCF है H है, तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं क्या होंगी HX और HY। देखो मैं HX HY नहीं ले सकता, XY पहली नाम इस्तेमाल कर लिया, X और Y पहली नाम पे कब्जा डाल लिए, तो संख्या हो जाएंगी HA और HB, ये दो संख्याएं हो जाएंगी HA और HB, HA HB। तो मैंने मान लिया कि दो संख्याओं के HCF HS संख्याएं हैं HA और HB, ठीक है बेटा। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, HA और HB का एलसीएम आ जाएगा HAB, ये आ जाएगा एलसीएम। सवाल में बोला है कि HCF प्लस एलसीएम 187, HCF क्या है बेटा, HCF है H प्लस एलसीएम कितना है HAB, HAB किसके बराबर है, 187 के बराबर है, 187 है ना। मैंने संख्याओं का HCF H मान लिया, तो संख्याएं H से कटने वाली होंगी HA और HB। जहां गौर करने वाली बात है A और B को प्राइम होंगे, A और B को प्राइम होंगे, से अभाज्य, यानी कि X और Y की वैल्यू है बेटा, ये X और Y की वैल्यू है। ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर। बेटे अगर मैं यहां से H कॉमन ले लेता हूं, H कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस AB, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस AB बराबर 187, बराबर 187, ये हो गया बेटा, ठीक है ना बेटा। बताओ, देखो अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, X और Y दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, प्री में नहीं आएगा सवाल, में बार बार बता के चल रहा हूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का सवाल है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के में केवल इंटेलिजेंस लोग काम करते हैं, एवरेज लोग नहीं काम करते, एवरेज बच्चा नहीं जाता ये बेटा इस पेपर में, ठीक है, एवरेज बच्चों के लिए है ही नहीं चीज। इन दोनों की गुणा 187 है, बताओ ये भी एक इंटीजर होगा, ये भी एक इंटीजर होगा, दो इंटीजर की गुणा करके, दो पूर्णांकों की गुणा करके 187 आ रहा है। 187 दो संख्याओं की गुणा करके कैसे आ सकता है, 187 के देखो या तो एक गुणा 187 होगा, एक गुणा 187 अभी, या तो मेरे दोस्तों 11 गुणा 17 होगा, 11 गुणा 17, या फिर मेरे दोस्तों होगा 17 गुणा 11, और तो कोई रास्ता है नहीं, और एक रास्ता होगा 187 गुणा 1, ये रास्ता होगा 187 गुणा 1, ये चार रास्ते, और तो कोई रास्ता हो नहीं सकता, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। देखो अगर मैं ये आखिर वाला केस लेता हूं, आखिर वाला, यहां से HCF तो 187 आ जाएगा, 1 प्लस AB 1 आ जाएगा, यानी कि AB का मान 0। अब A गुणा B 0 नहीं हो सकता, अगर A गुणा B 0 है तो मुझे कोई एक संख्या 0 लेनी पड़ेगी, जबकि बोला है संख्याएं पॉजिटिव है, तो ये वाला केस नहीं हो सकता। अगर मैं ये वाला केस लूंगा तो AB का मान मुझे 0 करना पड़ेगा, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो यहां से 3 केस ही पॉसिबल होंगे, 3 केस ही बेटा यहां से बन पाएंगे, बात सही है। यानी कि HCF जो पहली वैल्यू है वो HCF है, जो बाद की वैल्यू है वो 1 प्लस AB है, यानी कि HCF के 3 वैल्यू बनेंगी, एक दूसरी 11, तीसरी 17, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के 3 मान हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है, एक 11 हो सकता है, और एक 17 हो सकता है। HCF की 3 वैल्यू हो सकती हैं। तो पहला स्टेटमेंट, देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यू ऑफ HCF, पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि X प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू 37 है। आप बताओ बेटा, यहां पर 3 केस बनते हैं। पहला केस में 1 प्लस AB 187, पहले केस में 1 प्लस AB बराबर 187। दूसरा केस है 1 प्लस AB 17, 1 प्लस AB बराबर 17, और तीसरा केस है बेटा यहां पे 1 प्लस AB 11। भाई ये तो HCF की वैल्यू, पहले HCF लिखा है, बाद में 1 प्लस AB का मान है, 1 प्लस AB बराबर 11, 11, ये हो गया 3 केस। अगर 1 प्लस AB 187 है तो AB का मान क्या आएगा, AB का मान आ जाएगा, A गुणा B आ जाएगा 186, 186। अगर 1 प्लस AB 17 है तो AB का मान आ जाएगा 17 गुणा 17 माइनस 1 16। अगर 1 प्लस AB 11 है तो AB का मान आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर 10। बताओ, देखो जितनी A और B की वैल्यू आएंगी उतने ही पेयर बनेंगे XY के, जितने AB की वैल्यू आएंगी उतने ही X के पेयर बनेंगे।
186 क्या क्या हो सकता है? 186 क्या क्या हो सकता है मेरे दोस्तों? एक तो 1 गुणा 186 हो जाएगा, 186 2 से भाग जाता है, 2 गुणा 93 हो जाएगा, 186 3 से भाग होता है, 3 चिंग 18, 3 गुणा 62 हो जाएगा, 3 गुणा 62, 186 6 से भाग होता है, 6 से भाग हो जाएगा भी 6 गुणा 31, 6 गुणा 31 ही आ जाएगा। और वैल्यू नहीं बनेंगी, बस यही वैल्यू बनेंगी। यही केस बन सकते हैं 4 केस, यही 4 केस बन सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर यही 4 केस बन सकते हैं। ए भी 16 है, तो 16 है तो कोई केस बनेगा, 1 गुणा 16 बन जाएगा 1। आप कहोगे सर 2 अट्ठे 16 भी बन सकता है। बेटा 2 और 8 को प्राइम नहीं है, 2 और 8 को प्राइम नहीं है। 4 गुणा 4 भी 16 होता है, बट 4 4 को प्राइम नहीं है, दोनों में 4 कॉमन है। ये केस नहीं बनेगा, एक ही बनेगा यहां से 10। 10 का मेरे दोस्तों या तो 1 2 साम 10 बन जाएगा या फिर 2 पंजे 10 बन जाएगा, और तो कोई केस बनेगा नहीं। यानी कि मेरे दोस्तों यही पॉसिबल वैल्यू बन पा रही हैं। तो ए बी के कितने पेयर बनने? 1 2 3 4 5 6 7। ए बी के 7 पेयर बन रहे हैं। अगर ए बी के 7 पेयर बन रहे हैं तो संख्याओं की भी 7 वैल्यू बनेंगी, यानी कि 7 पॉसिबल पेयर हैं संख्याओं के 7 पेयर हैं। यह बात भी सही है, यह स्टेटमेंट भी सही है मेरे प्यारे भाई। जब ए बी के 7 पेयर बने 4 5 2 7, तो एक्स वाई की भी यहां मैं वैल्यू रखूंगा, एक्स वाई के भी 7 पेयर बनेंगे। वन 187 11 गुणा 17 लिख तो दिया, 187 को 11 गुणा 17। ठीक। स्टेटमेंट 2 बोला एक्स और वाई का मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई 37, यानी कि मुझे एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा। एक्स वाई का मिनिमम मान कहां से आएगा? एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू कहां से आएगी? मिनिमम वैल्यू द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज 37। बताओ मिनिमम वैल्यू कहां से आएगी एक्स और वाई की? अगर मैंने 17 लिया तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 10। मिनिमम वैल्यू के एक्स और वाई की 37 आ रही है, मुझे तो 37 कहीं से दिखाई नहीं दे रहा बेटा आ रहा। एक्स और वाई का मिनिमम वैल्यू एक्स प्लस वाई का 37 तो कहीं से नहीं दिखाई दे रहा बेटा। 186 क्यों गुरुजी? अरे भाई यार तुम कैसे बालक हो, क्या तुमने देखा नहीं मैंने कैसे किया? आपने नहीं देखा तो छोड़ दीजिए, नहीं देखा तो आपने छोड़ दीजिए दोस्त। अजीब बात करते हैं बेटे आप, अजीब बात करते हैं, हैं? बिल्कुल बुड़वा खोल गए क्या? अजीब बात करते हैं, सुनते ही नहीं है बेटे आप। भाई ये h का मान है, ये h का मान है, ये 1 प्लस ए बी है, तो यहां से h की 3 वैल्यू है। HCF का मान 1 है, अगर मैं h का मान 1 रखूंगा तो 1 प्लस ए बी 187, 1 प्लस ए बी, अरे यार 1 प्लस ए बी बराबर 187 आएगा, तो ए बी का मान 187 में से 1 घटाएंगे 186। क्यों नहीं पढ़ा आपने? जब मैं करवा रहा था कहां मर गए थे कहीं जाके तुम। ये 1 प्लस ए बी 17, तो ए बी का मान 16। 1 प्लस ए बी को 11 रखा मैंने, 1 प्लस ए बी को 11 रखूंगा, 1 प्लस ए बी को 11 रखूंगा तो ए बी का मान 10 आएगा। अगर h को मैं 1 मानता हूं तो a गुणा b 186 आएगा। अगर मैं h को 11 मानता हूं, 11 सेकंड केस में लेता हूं, h 11 है, अगर मैं सेकंड केस लूंगा तो h 11 है, 1 प्लस ए बी राक्षस कचरा 1 प्लस ए बी 17, तो ए बी का मान 16। अगर मैं h को 17 मानता हूं, h को 17, तो 1 प्लस ए बी 11 बनेगा, तो ए बी का मान 10 होगा। तो यहां से ये 3 वैल्यू आ रही है, HCF की 3 वैल्यू। मुझे पूछा HCF एक्स और वाई का मिनिमम मान 37 है। देखो यहां तो HCF ही बड़ा बड़ा आ गया, यहां तो HCF भी बड़ा बड़ा आ गया 11 और 17,
तो संख्याएं भी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। जब HCF ही बड़ा बड़ा है, संख्याएं भी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। यहां HCF सबसे छोटा है, यहां मुझे निकालना है संख्याओं का मिनिमम वैल्यू, तो मैं HCF भी मिनिमम लूंगा 1। अगर मैं HCF 1 लूंगा तो एक संख्या ये आ जाएगी, दूसरी ये आ जाएगी, तीसरी ये यहां से आएगा बेटा, यहां से आएगा बेटा। अगर देखो संख्याएं क्या है, संख्याएं हैं HA गुणा HB, मैंने HCF को 1 मान लिया। HCF कितना है बेटा, पहले केस में 1। अगर मैं चौथा केस लेता हूं, चौथे केस में सबसे छोटी छोटी संख्या आ रही है। A का मान अगर 6 लिया जाता है, B का मान 31 लिया जाता है, तो एक संख्या 6 आती है, एक संख्या 6 है और दूसरी संख्या 31 है, और इनका मिनिमम जो वैल्यू है 6 + 31 37 के बराबर है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है और ये सवाल का आंसर है, बन रहा है। वन 187 सवाल में दिया है, ये सवाल पढ़ा करो जरा। ओके, प्री वाले बच्चे बिल्कुल खुश रहे, प्री में ये सवाल नहीं आएगा। ये सवाल आपको तभी दिखाई देगा जब आप कोई बड़े लेवल का पेपर देंगे, कैट का या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो का या बैंकिंग का पेपर देंगे, तो सवाल आपको दिखाई देगा। ठीक है ना। 187 11 गुणा 17 होता है। सवाल समाप्त। ठीक है, बिल्कुल दिमाग पे जोर मत डालें, कमजोर बालक बिल्कुल दिमाग में जोर मत डालें, उनकी नस फट सकती है। ठीक है ना, इतना दिमाग उनमें है नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ओके। अब केवल इजी सवाल करें जिससे आप प्री पास कर लें। अगर आपने 187 गुणा 1 लिया तो ए बी का मान 0 हो जाएगा। प्रेरणा भारती, ए बी 0 हो जाएगा तो एक वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। संख्या 0 नहीं हो सकती क्योंकि दोनों संख्या पॉजिटिव है, मैंने बता दिया, एक बार रिपीट करके देखिएगा, रिपीट करके देखेगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट। स्टूडेंट आगे करेंगे बेटे अगला कंसेप्ट। पहले मैं कंसेप्ट लिख रहा हूं, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल लूंगा, फिर उसके बाद सवाल करेंगे। थोड़ा ऊट पटांग कंसेप्ट है, जब तक मैं पूरा ना समझा दूं कोई कुछ ना बोले, जब तक मैं पूरा ना समझा दूं कोई डाउट ना बोले, अपना पूरा समझाने के बाद आप पूछना। ठीक है, आगे चलते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर which when the greatest number which when divide A, B and C respectively, the greatest number which when divide A, B and C respectively gives same remainder is। क्या है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, हिंदी में बोल रहा हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो A, B और C प्रत्येक को भाग देने पर हर दशा में समान शेषफल छोड़ती है, हर दशा में समान शेषफल देती है बराबर। फिर से बोलता हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे A को भाग दें, B को भाग दें, C को भाग दें,
तीनों को भाग देने पर सेम रिमाइंडर बचता है, सेम रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर भी बताया नहीं गया कि क्या सेम रिमाइंडर बचता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग देने पर हर बार सेम रिमाइंडर देती है, वह जो संख्या होगी कैसे निकालेंगे? आप इनमें दो दो को घटाओ, दो दो का डिफरेंस लीजिए। आप ए में से बी को घटाओ, आप बी में से सी को घटाओ, दो दो का डिफरेंस लीजिए। आप सी में से ए को घटाओ, दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लो। ए बी को घटाओ, बी सी को घटाओ, सी ए को घटाओ, और फिर मेरे दोस्तों आप इनका HCF लेंगे। फिर क्या करेंगे मेरे दोस्तों? आप इनका HCF लेंगे। HCF ये होगा। ठीक है बेटा, सब लोग ये कंसेप्ट उतार लें। बहुत सारे बच्चों को अभी समझ ही नहीं आएगा कि कंसेप्ट है क्या। एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आएगा। कुछ ना बोले, मुर्दे की तरह सुनते रहे, जैसे मर गए हो मुर्दे की तरह सुनते रहे। जसपाल का डाउट है सर HCF 1। बेटा वो तीनों केस अलग अलग HCF पे बने हुए थे जसपाल जी, फिर से पढ़ें आप, सवाल फिर से करें। छोड़ दीजिए बेटा, इस कंसेप्ट पे ध्यान दो, पिछला भूल जाओ। द ग्रेटेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ए को भाग दूं, या मैं बी को भाग दूं, या सी को भाग दूं, तीनों को भाग देने पर हर बार सेम शेषफल आए, वह संख्या क्या होगी? कैसे पता लगाओगे? दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लो। आप ए बी का डिफरेंस लीजिए, बीसी का डिफरेंस लेंगे, सी ए का डिफरेंस लेंगे, दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे, फिर इनका HCF आप निकालोगे। ठीक है ना? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग देने पर, एबीसी को भाग देने पर सेम रिमाइंडर देती है, वो ये होगी मेरे प्यारे भाई। देखो कैसे आया, मैं आपको वो भी बता देता हूं कैसे आया। सपोज मैं आपको वो भी बता देता हूं। जैसे तीन संख्याएं हैं ABC, जैसे तीन संख्याएं हैं बेटा A, B और C। A, B और C तीन संख्याएं हैं। तीन संख्याएं A, B और C। ठीक है भाई साहब? कोई नंबर K ऐसा है, कोई नंबर K सबसे बड़ा ऐसा है, कोई नंबर K सबसे बड़ा ऐसा है। सब तीन संख्याएं ABC हैं। कोई नंबर है K, सबसे बड़ा नंबर है K, ये ऐसा है K सबसे बड़ा नंबर है मेरे प्यारे भी, चाहे मैं A को भाग दूं, चाहे मैं B को भाग दूं, चाहे C को भाग दूं, तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर आता है। A को भाग दूं तो भी R शेषफल आता है, B को भाग दूं तो भी R शेषफल आता है, C को भाग दूं तो भी R शेषफल आता है, तो भी R रिमाइंडर आता है ना? K वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे तीनों को भाग करने पर हर बार सेम रिमाइंडर आता है। हालांकि मुझे सेम रिमाइंडर बताया नहीं गया है क्या है। तो भैया मैंने मान लिया कि जब हम A को भाग करते हैं K से तो X बार भाग जाता है। मान लिया मैंने कि जब हम B को भाग करते हैं K से तो Y बार भाग जाता है। जब हम C को भाग करते हैं K से तो Z बार भाग जाता है। कितनी बार भाग जाता है? Z बार भाग जाता है। देखो हम ये बता चुके हैं आपको कि जैसे 65 है, अगर 65 को आप 9 से भाग देते हैं तो 9 सत्ते 63, 63 चला जाएगा, क्या बचेगा? दो शेषफल बचेगा, दो रिमाइंडर बचेगा, दो रिमाइंडर। तो 65 क्या होगा बेटे? 65 जो होगा वो क्या करेंगे? 9 और 7 की गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63 जमा 2 65, ये होगा 65 का मान। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही होगा। तो केस वो सबसे बड़ी संख्या है, यहां पे मैं K मान लिया हूं, K वो सबसे बड़ी संख्या है, K वो सबसे बड़ी संख्या है मेरे प्यारे भाई, जिससे मैं A को भाग दूं, B को भाग दूं, C को भाग दूं, तीनों को भाग देने पर हर बार सेम रिमाइंडर आता है R। माना जब मैंने A को भाग दिया K से X बार गया, जब B को भाग दिया K से Y बार गया, जब मैंने C को भाग दिया K से Z बार भाग गया। तो आप मुझे बताओ A का मान क्या होगा? A की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ, A की वैल्यू क्या होगी यहां से? तो A का मान कैसे आएगा? K की X में गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, ये R जोड़ेंगे, तो A का जो मान होगा वो होगा K इंटू एक्स प्लस आर, K इंटू एक्स प्लस आर। बताओ B का मान क्या होगा? B का जो मान होगा वो क्या होगा? K की Y में गुणा करेंगे और R जोड़ेंगे, K इंटू वाई प्लस आर।
बताओ बेटा सी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा, तो सी का मान होगा के की जेड में गुणा करेंगे के इंटू जेड प्लस आर, ये एबीसी की वैल्यू आ गई। मुझे निकालना क्या है बेटा, मुझे यहां से के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, के का मान। कैसे निकालूं के का मान, यहां से मैं के का मान निकालूं कैसे, बताओ कैसे निकालूं के का मान। तो बेटा ये ए है बी है, अगर ए में से बी को घटा दिया जाए, आप मुझे बताओ अगर ए में से बी को घटा दिया जाए तो क्या आएगा, अगर ए में से बी को घटा दिया जाए तो क्या आएगा, आर से आर कट जाएगा, ए एक्स में से के वाई घटाएंगे तो के कॉमन, ए कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटे एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स माइनस वाई। क्लियर है, आप बोलोगे आंसर एकदम क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं दो दो को घटा देता हूं, बताओ बी में से सी घटाऊंगा तो क्या आएगा, बी में से सी घटाऊंगा तो क्या आएगा, अगर मैं बी में से सी घटाऊं तो क्या आएगा, बी का मान के वाई प्लस आर है, सी का मान के जेड प्लस आर है, जब मैं घटाऊंगा तो आर से आर कट जाएगा, के वाई में से के जेड घटाएंगे तो के इंटू वाई माइनस जेड, के इंटू वाई माइनस जेड, ये आ जाएगा, बोलो ये आ जाएगा, आप बोलोगे आंसर। अब बताओ अगर मैं सी में से ए को घटाता हूं, सी में से ए को घटाता हूं तो क्या आता है, सी में से ए को घटाता हूं तो क्या आता है, अगर मैं सी में से ए को घटाता हूं या फिर ए में से सी घटा लो छाप के, सी में से ए को घटाता हूं तो क्या आएगा, के जेड प्लस आर में से के एक्स प्लस आर घटाएंगे, आर से आर कट जाएगा, के जेड में से के एक्स घटाएंगे तो के कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा जेड माइनस एक्स, के कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा जेड माइनस एक्स। बात को समझे, यानी कि मेरे दोस्त जब मैं दो दो का पेयर करके घटाऊंगा, ये ए माइनस बी का मान आया है, बी माइनस सी का मान आया है, सी माइनस ए का मान आया। अगर गौर से देखो तो ए माइनस बी में भी, ए माइनस बी में भी के आ रहा है, बी माइनस सी में भी के आ रहा है, और सी माइनस ए में भी के आ रहा है। मुझे के का ही मान निकालना है। ए माइनस बी में भी के आ रहा है, बी माइनस सी में भी के आ रहा है, और सी माइनस ए में भी के आ रहा है, तो के जो है इन तीनों का फैक्टर है। के जो है बेटा इन तीनों का एक गुणनखंड है, तीनों संख्याओं का एक फैक्टर है। यानी कि अगर मैं इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ ले लूं, अगर मैं इन तीनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूं तो के आ जाएगा। अगर मैं a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, अगर मैं a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, तीनों का अगर मैं फैक्टर निकालता हूं, तीनों का अगर मैं a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालता हूं तीनों का, तो k का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसलिए हमने यहां पर दो दो को घटा के डिफरेंस लिया मेरे दोस्त। बात आई समझ में, थोड़ी बहुत तो आई होगी समझ में, फिर से समझाता हूं, फिर से मैं आपको समझाता हूं। आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिससे ए को भाग दूं, बी को भाग दूं, सी को भाग दूं, तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर आए। मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिससे तीनों एबीसी को भाग करने पर सेम रिमाइंडर आए, सेम रिमाइंडर आए। वो मान लिया वो बड़ी से बड़ी संख्या के है, हर बार सेम रिमाइंडर क्या बचता है, आर बचता है। मेरे दोस्तों मान लिया जब हम ए को के से भाग देते हैं, एक्स बार जाता है, ये वाई बार जाता है, जेड बार जाता है, तो ये एबीसी की वैल्यू आ जाएंगी। मुझे के का मान निकालना है। के का मान निकालने के लिए, के का मान निकालने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। मेरे दिमाग में एक चीज आई कि अगर मैं दो दो का पेयर लेके घटाता हूं, दो दो का पेयर लेके घटाता हूं, ये ए माइनस बी आ जाएगा, ये बी माइनस सी आ जाएगा, सी माइनस सी आ जाएगा। जब मैंने गौर से देखा ए माइनस बी में भी के आ रहा है, बी माइनस सी में भी के आ रहा है, सी माइनस ए में भी के आ रहा है, और के ही तीनों में हाईएस्ट कॉमन चीज है। और अगर मैं इनका एचसीएफ ले लूं, अगर मैं इन तीनों का एचसीएफ ले लूं तो बताओ के का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी कि सिंपल से कंसेप्ट बन गया, और ये कंसेप्ट का बेसिक है। जिसको बेसिक ना समझ में आया वो कंसेप्ट का, वो सीधा कंसेप्ट को रट ले। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं मेरे दोस्तों। एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने, बढ़िया एग्जाम्पल लेंगे बेटे, बढ़िया एग्जाम्पल, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
एक नंबर है 373। दूसरा नंबर है 789। ठीक है बेटे। तीसरा नंबर है 1205। तीसरा नंबर 1205 है। छोटा ले लेते हैं, छोटा ले लेते हैं, 529। 529, 373, 529, 789। 373, 529, 789, ये 3 नंबर है। आपके सामने मैंने 3 नंबर लिख दिए। 373, 529, 789। मेरा सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वह ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, वह ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, वह ग्रेटेस्ट नंबर क्या है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर, जो इन तीनों को भाग देने पर समान शेषफल दे, जो इन तीनों को भाग देने पर समान रिमाइंडर दे, सेम शेषफल दे, समान रिमाइंडर दे, सेम रिमाइंडर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, रिमाइंडर दे। चलिए, ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया कि दुनिया की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे मैं इसको भाग दूं, इसको भाग दूं, इसको भाग दूं, तीनों केस में भाग देने पर समान शेषफल आए, समान शेषफल बचे। ये भी नहीं बताएगा क्या शेषफल बचेगा, ये कतई नहीं बताएगा क्या शेषफल बचेगा, बस ये पूछ लेगा कि वह कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है जिससे मैं इन तीनों को भाग दूं तो हर बार सेम शेषफल बचे। तो बताइए बेटा, मैंने क्या ट्रिक समझाई, जब भी ऐसा सवाल आए 2-2 का पेयर बना के डिफरेंस लो। पर इनका डिफरेंस क्या आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 9 में से 3 गया 6, 12 में से 7 गया 5 और 4 में से 3 गया 156। फिर मेरे दोस्तों इनका डिफरेंस कितना आएगा, 9 में से 9 गया 0, अभी 8 में से 2 गया 6 और 7 में से 5 गया 2, 260। 260। फिर मेरे दोस्तों आप इनका डिफरेंस लीजिए, इनका डिफरेंस लेंगे पहला और आखिरी का, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 416। तो मैंने यहां पे 2-2 का पेयर बना के बेटा डिफरेंस लिया, 2-2 का पेयर बना के डिफरेंस लिया। अब मुझे इस डिफरेंस का निकालना होगा एचसीएफ, मुझे इस डिफरेंस का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, सवाल में मुझसे पूछा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे इन तीनों को भाग करने पर समान शेषफल आए। तो मैंने क्या किया, मैंने इन 2-2 का पेयर घटा के, सॉल्यूशन है, मैंने 2-2 को घटा के डिफरेंस निकाला। फिर मुझे निकालना पड़ेगा इनका एचसीएफ। बताओ इनका एचसीएफ क्या आएगा, जल्दी से जवाब दो, इनका एचसीएफ क्या आएगा, फटाफट जवाब देंगे, इनका एचसीएफ क्या आएगा, जल्दी से आप मुझे जवाब दो, इनका एचसीएफ क्या आएगा, इनका एचसीएफ क्या आएगा, जल्दी से। तो बेटा एचसीएफ निकालने के लिए भी ये पूरा सवाल भूल जाओ, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका है, मिनिमम डिफरेंस ढूंढो, और यहां मिनिमम डिफरेंस मिलेगा, 10 में से 6 गया 4 और 5 104, ये डिफरेंस 104 आएगा। तो या तो एचसीएफ 104 होगा, या तो एचसीएफ 104 होगा, 104 का फैक्टर, 104 ना इसको डिवाइड कर रहा है ना इसको डिवाइड कर रहा है, तो 104 तो एचसीएफ है नहीं। पर 104 का अगला फैक्टर है आधा 52। भाई 104 का सबसे बड़ा फैक्टर आधा करेंगे 52 होता है। 104 52 से बड़ी संख्या से नहीं कटता, क्या 52 डिवाइड कर रहा है, 52 इसको डिवाइड कर रहा है 3 बार, 52 इसको भी डिवाइड कर रहा है 5 बार, 52 इसको भी डिवाइड कर रहा है 8 बार।
52 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 52 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 52 इसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि इन तीनों का जो HCF है 52 आ गया, 52। इन तीनों संख्याओं का जो HCF है वो क्या आ गया, 52। अगर आप इस सवाल का आंसर पूछें तो इस सवाल का आंसर 52 ही है। 52 वो सबसे बड़ी संख्या है दुनिया की। 52 दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है, चाहे इसको भाग दूं, चाहे इसको भाग दूं, चाहे इसको भाग दूं, हर बार सेम शेषफल आएगा। आप 373 को 52 से भाग दीजिए, आप 373 को 52 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 372 को जो 52 से भाग देंगे, 7 बार जाएगा, 7 बार, 350 और 14 364। कितना शेषफल बचेगा, 9 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा, 9 रिमाइंडर बचेगा, 9। आप 52 से 529 को भाग दो, आप 52 से 529 को भाग दो, कितनी बार जाएगा, 529, 10 बार जाएगा। 52 दुसाम 520, कितना बचेगा शेषफल, 9 शेषफल बचेगा, 9, 9 रिमाइंडर बचेगा, 9। आप 52 से 789 को भाग दो, आप 52 से 789 को भाग दो, 15 बार जाएगा, 780। 52 15 780, कितना बचेगा शेषफल, 9 बचेगा। देखो तीनों बार सेम रिमाइंडर बचा कि नहीं, तीनों बार सेम रिमाइंडर आया कि नहीं आया, 9। बात आई समझ में, बात आई समझ में मेरे दोस्तों। आप बोलोगे सर मजा आ गया, गजब का कंसेप्ट है। यानी कि दुनिया में नंबर तो बहुत है, नंबर तो बहुत है दुनिया में, लेकिन 52 दुनिया का वो सबसे बड़ा नंबर है। 52 दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है। चाहे मैं 52 को इससे भाग, 52 से चाहे मैं इसको भाग दूं, चाहे मैं इसको भाग दूं, चाहे मैं इसको भाग दूं, 52 से मैं इन तीनों में से किसी भी संख्या को भाग दूं, भाग देने पर हर बार सेम रिमाइंडर ही बचेगा। और मुझे सवाल में सेम रिमाइंडर बताया नहीं जाएगा। 52 के अलावा और कोई दुनिया में 52 से बड़ा नंबर है ही नहीं। 52 से बड़ा दुनिया में कोई नंबर है ही नहीं जिससे इन तीनों को भाग ला के समान शेषफल मिल सके। 52 ही दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन तीनों को भाग करूंगा तो सेम रिमाइंडर आएगा, 9 9 9। समझ में आया? तो बेटा पेशेंस रखना पड़ता है। सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको स्टेटमेंट लिखा कंसेप्ट का। 100 में से 20 बालक की स्टेटमेंट समझ पाएंगे। फिर मैंने उसका प्रूफ समझाया, फिर मैंने उसका प्रूफ समझाया बेटा। 100 में से 50 बालक प्रूफ समझ जाएंगे। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया। अब 100 में से 90 बालक समझ जाएंगे। फिर आप कहोगे सर बाकी 10 का क्या हुआ? बाकी 10 तो कचरा है बेटे, है ना? समझ में आएगी नहीं? ब्रांडेड सामान का भी बेटो 70-80% ही चांस होता है ठीक निकलने का। मैं तो फिर भी 90% को संतुष्ट कर रहा हूं, बहुत बढ़िया है। सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना बेटा? तो 52 वो सबसे बड़ा नंबर है, चाहे मैं इसको भाग दूं, चाहे मैं इसको भाग दूं, चाहे मैं इसको भाग दूं, तीनों को डिवाइड करने पर हर बार सेम रिमाइंडर बचेगा। लेकिन आगे सुनिएगा बेटा, बात यहां खत्म नहीं हो रही, बात यहां पे खत्म नहीं हुई। 52 सबसे बड़ा नंबर है। 52 क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर। 52 वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन तीनों को भाग देने पर समान शेषफल बचेगा। अगर आप बेटा 52 का कोई फैक्टर्स भी लोगे, अगर आप 52 का कोई गुणनखंड भी लोगे, जैसे 52 का गुणनखंड मैंने ले लिया 26 होता है, 13 भी होता है बेटा, है ना, 4 भी होता है 52 का फैक्टर। तो अगर आप 52 के किसी फैक्टर से भी भाग दोगे, चाहे 52 को 26 से भाग दो, 52 का एक फैक्टर होता है 26, अगर मैं 26 से भी इन तीनों को भाग दूंगा ना, सेम रिमाइंडर बचेगा बेटे, सेम रिमाइंडर। 52 के फैक्टर होता है 26, अगर मैं 26 से भी इन तीनों को भाग दूंगा ना, सेम शेषफल आएगा। 52 का ही एक फैक्टर होता है 13, अगर मैं 13 से भी इन सबको भाग दूंगा ना, 13 से भी सेम रिमाइंडर आएगा। 52 का ही एक गुणनखंड होता है 4, अगर मैं 4 से भी इन सबको भाग दूंगा ना, 4 से इसको भाग दूं,
4 से 73 को भाग दूं, एक रिमाइंडर आएगा। 529 को भाग दूं, एक रिमाइंडर आएगा। हाँ बेटा, फिर से बताते हैं। देखो 52 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे मैं इस 373 को भाग दूं, 529 को भाग दूं, 789 को भाग दूं। इन तीनों को भाग देने पर सेम रिमाइंडर आता है, लेकिन 52 सबसे बड़ी संख्या है। अगर मैं 52 का कोई फैक्टर्स भी ले लूं, 52 का फैक्टर 26 होता है, 13 से भी भाग होता है, 4 से भी होता है, 2 से भी हो जाता है। अगर मैं 52 के फैक्टर्स से भी भाग दूं तो भी सेम रिमाइंडर ही बचेगा। 52 का फैक्टर 26 है, 26 से चाहे इसको भाग दो, इसको भाग दो, इसको भाग दो, सेम रिमाइंडर आएगा 999। 52 का फैक्टर 13 है, 13 से चाहे इसको भाग दो, चाहे इसको भाग दो, इसको भाग दो, सेम रिमाइंडर आएगा 999। 52 का एक फैक्टर 4 है, 4 से मैं इसको भाग दूंगा, एक रिमाइंडर आएगा, 4 से मैं इसको भाग दूंगा, एक रिमाइंडर आएगा, 4 से मैं इसको भाग दूंगा, एक रिमाइंडर आएगा, 4 से भाग दो, लास्ट दो डिजिट को 4 से भाग कर एक बचेगा। यानी कि सबसे बड़ा नंबर तो 52 है जो इन तीनों को भाग देने पर सेम रिमाइंडर देता है। लेकिन अगर 52 के किसी गुणनखंड से भी, अगर 52 के किसी गुणनखंड से भी अगर इन संख्याओं को भाग लगाया जाए तो भी सेम रिमाइंडर ही बचेगा, सेम रिमाइंडर ही बचेगा। समझ में आया मेरे दोस्तों? यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। सबसे बड़ा नंबर तो एचसीएफ से निकालेंगे, लेकिन एचसीएफ का अगर मैं कोई फैक्टर भी ले लूं एग्जांपल के लिए, यहां पे 52 का फैक्टर भी ले लूं, 52 का फैक्टर 2 भी होता है, अगर मैं 2 से भी इन सबको भाग दूंगा, 2 से भी, तो भी सेम ही रिमाइंडर आएगा बेटे, सेम रिमाइंडर आएगा। ठीक है जी, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब इस कंसेप्ट पे सवाल करते हैं, अब इस कंसेप्ट पे सवाल करते हैं। सवाल नंबर है 93, बताओ 93 नंबर सवाल। सवाल है एमटीएस 2020 का। देखो ये सवाल कई बार अलग अलग पेपर्स में आता है, बस डाटा अलग होता है। सवाल क्या है? सवाल को पढ़ते ही, क्वेश्चन को पढ़ने से ही आपको पता लग जाएगा कि ये इस कंसेप्ट का सवाल है, केवल पढ़ के ही। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 827, 1149 और 1310 को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होगा, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होगा। पढ़ते पता लग गया। विच इज द लार्जेस्ट नंबर, वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जिससे 827, 1149, 1310 को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आए, ईच केस में सेम रिमाइंडर आए। ठीक है बेटा, आप बोलोगे हाँ सर वो क्या होगा? 2-2 का पेयर बना के डिफरेंस लो। यहां पे 2-2 का पेयर बना के डिफरेंस, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 11 में से 8 गया 3, 322 का फैक्टर होगा। 322 का फैक्टर, 322 का फैक्टर ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो हट ही गए। अब इनका डिफरेंस क्या आएगा? 10 में से 9 गया 1, 10 में से 4 गया 6, 12 में से 11 गया 1, 161। 161 का फैक्टर, 161 का फैक्टर ये भी नहीं है, ये आंसर हो गया। मैंने तो आगे जाने से पहले ही सॉल्व कर दिया। अब इनका डिफरेंस लो, इनका डिफरेंस क्या आएगा? 10 में से 7 गया 3, 10 में से 2 गया 8 और 12 में से 8 गया 4, 483 आ गया 483। यानी कि मुझे इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ। इन तीनों का मुझे एचसीएफ लेना पड़ेगा। बताओ एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग देती हो। अब सबसे
छोटा 161 है, 161 से तो छोटा ही आएगा एचसीएफ, ये तो हो नहीं सकते। 161 ही एचसीएफ है इनका, 161 क्यों, गौर से देखो, ये 161 का दुगुना है, ये 161 का एक गुना है, ये 161 का तीन गुना है, 161 का पहाड़ा ही है। ये तीनों संख्याएं 161 से भाग होती हैं, 161 ही सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन 161। अब देखो एमटीएस का सवाल है, सवाल कितना आसान है, लेकिन बेटा सवाल तो आसान है, लेकिन सवाल के पीछे का कंसेप्ट समझाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कंसेप्ट समझाना, मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स को क्या करते हैं, ऐसे बाहें चढ़ाएंगे, सवाल लगाएंगे, बेटे जब भी ऐसा सवाल आए ऐसे ऐसे घटा के डिफरेंस ले लेना, ऐसे ऐसे घटा के एचसीएफ ले लेना, बच्चा खुश, अरे हो गया सॉल्व। बच्चे को एक कहानी पता नहीं है, बच्चे को ये बेसिक पता ही नहीं है, ना उसने स्टेटमेंट लिखा है, ना उसको ये पता, ना उसको एग्जाम्पल देके समझाया गया है, ना उसको ये फैक्टर वाली बात बताई गई है। तो लल्लू पल्लू सवाल में तो हो जाएगा, ये लल्लू पल्लू सवाल में तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही सवाल का लेवल बढ़ेगा वैसे ही बच्चा टाए टाए फिस, बच्चे की बिल्कुल टेंटिया दबूच जाएगी, वो नहीं करना चाहता मैं। सवाल आसान हो, मॉडरेट हो, मुश्किल हो, कोई भी चीज छूटे ना, मैं उस पर्पज से तैयार करके पढ़ाता हूं। हालांकि मुझे और आपको दोनों को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, ठीक है, ये बात समझाना। ये मैंने सवाल कितनी देर में करके दिखाया, ये सवाल सॉल्व होगा मात्र 10 से 15 सेकंड में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 10 से 15 सेकंड में एक सवाल सिखाने के लिए मुझे पहले 40 मिनट समझाना पड़ा, आपको आधे घंटे समझाना पड़ा, तब जाके आप समझे। पीछे की बैकग्राउंड कहानी जानना बहुत जो है जरूरी है, तब जाके ही आप सवाल कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, सवाल नंबर है 94 नंबर, 94 नंबर क्वेश्चन है, बताइए। देखो बेटे, ये जो सवाल आपके सामने है एज इट इज, ये 2018 के सीजीएल मेंस के पेपर में आया है, करेंगे। माना x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 955, 1027, 1075 को डिवाइड किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में समान रिमाइंडर आता है। निम्न में कौन सा x का गुणांक नहीं गुणनखंड है, निम्न में कौन सा x का गुणनखंड नहीं है, निम्न में कौन सा x का फैक्टर नहीं है। x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर समान रिमाइंडर आता है, तो x क्या होगा, x का जो मान होगा वो मुझे दो दो का डिफरेंस लेके एचसीएफ लेना है। एचसीएफ 1027 में से 955 घटाऊंगा तो 7 में से 5 गया 2 और 11 में ये कितना, और 12 में से 5 गया 7, 72, यानी कि 72 का फैक्टर। देखो मैं, अगर आप यकीन मानो तो सवाल हो गया, मैं x का मान निकालने के लिए एचसीएफ लूंगा, ये 72 आ रहा है, जब मैं एचसीएफ लूंगा तो 72 का फैक्टर 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन 72 का फैक्टर कभी 16 नहीं हो सकता, 16। बस मैं आगे करूंगा ही नहीं, मैं आगे करूंगा ही नहीं। सवाल सॉल्व। ये मीन्स का सवाल, और आपने मात्र 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 3 सेकंड में, आगे करूंगा ही नहीं। जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो 72 आएगा, और यानी कि एचसीएफ भी 72 का फैक्टर बनना चाहिए, 72 का फैक्टर 16 बनेगा ही नहीं, बात खत्म, भाड़ में गया सवाल। पूरा करना चाहते हैं पर इनका डिफरेंस लो, इनका डिफरेंस क्या आएगा, 15 में 7 गया 8, 6 में 2 गया 4, 48। इनका डिफरेंस लेंगे क्या आएगा, 1075 में से 955 घटाएंगे 120। इनका एचसीएफ ढूंढना है, तो एचसीएफ क्या आएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको काटती है 24, 24 तिया 72, 24 दूनी 48, 24 पंजे 120, 24 इनका एचसीएफ है। तो बोला कौन सा एक्स का फैक्टर नहीं है, 24 का फैक्टर 16 नहीं होता, बी आंसर है। आगे अगला सवाल, सवाल है एमटीएस 2020 का, ठीक है। कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे बेटा, ठीक है ना, कल इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी।
बोला है जब 3820, 4672 और 6163 को, जब इन तीनों संख्याओं को बड़ी से बड़ी संख्या x से डिवाइड किया जाता है तो हर मामले में सेम रिमाइंडर आता है। जब 1035 को x से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट क्या होगा? कोशेंट, अच्छा सवाल है। पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x वह सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर देता है। कैसे निकालेंगे? दो दो का पेयर बनाकर डिफरेंस लो। 2, 7 में से 2 गया 5, 46 में से 38 गया 8। देखेंगे 6163 में से 4672 घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1, 16 में से 7 गया 9 और 60 में से 40 गया 14, 1491। फिर इनका डिफरेंस कितना आएगा? 3, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 8 गया 3 और 5 में से 3 गया 2, 2343, 2343 है ना। जब मैंने इनका डिफरेंस लिया इन दोनों का, 6163 में से 3820 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई इनका डिफरेंस? 2343। मुझे लेना है इनका एचसीएफ। देखो भाई ये जो डाटा है ना, ये जो डाटा है, ये डाटा कम से भी कम 1,00,000 बार 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 पता नहीं क्यों यही डाटा पूछता है, यही डाटा पूछता है बार 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 बार, इसी पे सवाल सेट करता रहता है। पता नहीं क्या एग्जामिनर को ऑब्सेशन है इस डाटा से, बार बार यही पूछता है। इनका एचसीएफ निकालना है। देखो ये ऑड नंबर है, ये दोनों ऑड नंबर है, ऑड, तो इनका एचसीएफ भी ऑड नंबर आएगा। जैसे 852 है, 852 तो इवन नंबर है। तरीका बता रहा हूं, जुगाड़ वाले मेथड से निकालूंगा एचसीएफ, जुगाड़ वाले से। ये ऑड नंबर है तो एचसीएफ भी ऑड आएगा। जैसे 852 है, 852 में क्या आता है? 4। 852 क्या होता है? 4 गुणा 213। 4 तो आएगा नहीं एचसीएफ में क्योंकि 4 से दोनों नंबर कटते नहीं है। तो 892 का एक फैक्टर है ऑड, 852 का ऑड फैक्टर है 213। 4 से कटता है ना, 4 गुणा 213, 200, 800 और 52, 800 और 52 अलग अलग देखा करो। कहीं 213 तो एचसीएफ नहीं है। 213 इसको डिवाइड करता है 4 बार, 213 डिवाइड करता है 7 बार, 1400 और 1391। इसको 213 भाग करेगा, 213 कम 213 बचेगा 21, 213 कम 213 11 बार। 213 इसको 4 बार भाग देता है, इसको 7 बार भाग देता है, इसको 11 बार भाग देता है। यानी कि 213 जो है वो इनका एचसीएफ आ गया 213। लेकिन सवाल में एक्स का मान नहीं पूछा, सवाल में पूछा क्या है? 1035 को एक्स से भाग किया जाता है तो भागफल ज्ञात करें। एक्स का मान 2013 है, जब 1035 को 213 से भाग देंगे, 213 से, तो रिमाइंडर नहीं पूछा कि रिमाइंडर बता दो, भागफल पूछा। कितनी बार भाग जाएगा ये? 5 बार तो जाएगा नहीं। 5 बार जाता तो 1065 होता, ये भाग 4 ही बार जाएगा, 4 ही बार भाग जाएगा, 4 बार ही। तो 4 आंसर है, 4 आंसर है, 4 बार ही जाएगा। हाँ हाँ शिवम रज्ज पुरोहित, 213 को जब 1035 से भाग देंगे तो 4 बार ही जाएगा, 5 बार नहीं जा पाएगा। 4 आंसर है। अगला सवाल करेंगे, करके बताओ बेटे सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से करके बताओ। सेम क्वेश्चन, जल्दी से करके बताओ बेटा, फटाफट।
789781108536 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो हर केस में x सेम रिमाइंडर आता है, x के अंकों का योग। यहां भी सेम डाटा आया होगा, जब आपने दो दो को घटाया होगा तो यही सेम डाटा आया होगा। एग्जाम पागल है इस डाटा के लिए, यही डाटा बार बार दे रहा। मैं तो 10 साल से यही देख रहा हूं, 10 साल से मैं यही देख रहा हूं है भाई। आप यहां पे गौर से देखेंगे तो x का मान वही आया होगा 213, यही आया ना, और x के अंकों का योग आ गया 2 और 1 3 और 3 6, 6 सवाल का आंसर आ गया ए ऑप्शन। ये सवाल भी मेंस के पेपर में आया था, मेंस के पेपर में जैसे पिछला वाला है बिल्कुल यही सवाल है। एक और करेंगे, ये बताओ, थोड़ा सा चेंज वाला करेंगे ना जी। सवाल देखेंगे अगला, ये जो क्वेश्चन है 97 आपके सामने स्क्रीन पर, ये सवाल सीपीओ 2020 के पेपर में आया है। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, सीपीओ की हर शिफ्ट में इस कंसेप्ट पे सवाल था, हर कंसेप्ट में। बोलो, बोला है यदि 474956017092 में से प्रत्येक को बड़ी से बड़ी एक पॉसिबल संख्या डी से भाग किया जाता है तो प्रत्येक बार समान रिमाइंडर आर बचता है, डी प्लस आर का मान बताओ। यानी कि आपको डी भी ढूंढना है और आर भी ढूंढना है। सवाल यह है कि जब इन तीनों नंबर्स को एक बड़ी से बड़ी संख्या डी से डिवाइड करते हैं तो डी से डिवाइड करने पर हर बार सेम रिमाइंडर आता है। तो आप बताओ डी क्या होगा? डी जो होगा वो मुझे निकालना पड़ेगा एचसीएफ। किसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा बेटा? दो दो का डिफरेंस। इनका डिफरेंस क्या आएगा? 5601 में से 4749 घटाओ, 11 में से 9 गया 2, बचा 11 में से 9 गया 2 और 9 में से 4 गया 5 और 54 में से फिर मेरे दोस्तों 55 में से 47 से 8, 852 कॉमा। फिर ये देखेंगे 7092 में से 5601 घटाएंगे, इनका डिफरेंस 2 में से गया 1 9 और 70 में से 56 गया 14, 1491। देखो सेम डाटा आ रहा है बेटा, सेम डाटा। फिर 7092 में से 4749 घटाओ तो 12 में से 9 गया 3, 8 में से 4 गया 4, फिर 10 में से 7 गया 3, फिर 6 में से 4 गया 2, 2343। मुझे निकालना है इनका एचसीएफ। वही तरीका कि भैया ये दोनों नंबर ऑड हैं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये विषम संख्याएं हैं तो यानी कि एचसीएफ भी विषम नंबर होगा क्योंकि ये संख्याएं किसी इवन नंबर से कटेंगे नहीं। अकेला इवन नंबर है 852। 852 में 4 आ रहा है जबरदस्ती का, जिसकी जरूरत नहीं है। 852 में से 4 हटा दूं तो 213 बचेगा। 213 से ये भी भाग हो रहा है 4 बार, ये भी भाग हो रहा है, 213 से भी भाग हो रहा है। इन तीनों का जो एचसीएफ है वो 213 ही आएगा। तो डी का जो मान है बेटा वो 213 आ गया। लेकिन हमने डिवीजर तो निकाल लिया, बड़ी से बड़ी संख्या तो निकाल ली बेटा हमने, लेकिन सेम रिमाइंडर जब हम इन तीनों संख्याओं को डी से भाग करते हैं तो हर बार सेम रिमाइंडर आर बचता है। प्रत्येक बार आर रिमाइंडर आता है। आर की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे भाई? 213 से किसी को भी भाग करके देख लो। हालांकि इन तीनों में सबसे छोटा नंबर ये, इसको भाग करके देख लो, कम मेहनत लगेगी, कम कैलकुलेशन लगेगी। 4749, तो 4749 को 213 से डिवाइड करके देखो कितनी बार जाएगा? दुगुना। 213 दूनी 426, क्या बचेगा? 14 में से 6 गया 8 और 6 में से 2 गया 4, 489। फिर 2 बार चला जाएगा। 213 दूनी 426, कितना बचेगा? 9 में से 6 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 63, यानी कि रिमाइंडर 63 आएगा। अगर 213 से इस संख्या को भाग देने पर 63 आ रहा है रिमाइंडर, तो इससे भी 63 आएगा, इससे भी 63 आएगा। ये सबसे छोटी संख्या थी तो इसको भाग देना आसान था, मैंने जल्दी से भाग दे दिया। ठीक है बेटा? यानी कि मेरे दोस्तों आपसे पूछा है सवाल में डी प्लस आर का मान। तो पहले मैंने डिवीजर निकाला 213, फिर मैंने भाग देकर आपने रिमाइंडर निकाला 63। इन दोनों का आपसे सम पूछा है तो ये आ जाएगा बेटा 276। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन 276। ये करना पड़ेगा आपको पूरा। कई शिफ्टों में सवाल आया था है ना, जैसे यहां प्लस पूछा है, किसी में डिफरेंस पूछ लिया था,
किसी में केवल आर का मान पूछा था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है मेरे प्यारे भाई 98 नंबर। सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे भी, सेम क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करिएगा, सेम ही डाटा आएगा। ट्राई योरसेल्फ, घर पे तसल्ली से ट्राई करिएगा। आगे चलते हैं। यस, अगला सवाल, सवाल नंबर है 99, सेम कंसेप्ट पे अगला क्वेश्चन बताएं। 99 नंबर बताओ बेटा। ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया था मेरे दोस्तों 2020 में। क्वेश्चन छूट तो नहीं गया बीच में? देखो, when 23884309 and 8151 are divided by a certain 3 digit number, बोला है जब इनको एक 3 अंकों की संख्या से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक बार समान रिमाइंडर बचता है, वो रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। इन 3 संख्याओं को, यहां पर सबसे बड़ी नहीं पूछा है बेटा, गौर सुनिएगा, सबसे बड़ी नहीं पूछा। इन तीनों संख्याओं को 3 अंकों वाली एक संख्या से डिवाइड किया जाता है, 3 अंकों वाली एक संख्या से डिवाइड किया जाता है, तो हर बार सेम शेषफल, सेम रिमाइंडर बचता है। वो बताओ रिमाइंडर क्या है? जब इन तीनों को एक 3 डिजिट नंबर से भाग किया जाता है, ग्रेटेस्ट नंबर नहीं बोला, पिछले सवालों में और इस सवाल में फर्क है। पिछले सवालों में ग्रेटेस्ट नंबर बोला था, यहां 3 डिजिट नंबर बोला है। तो बेटा यहां 2-2 का पेयर बना के डिफरेंस लो। क्या आएगा डिफरेंस? 9 में से 8 गया 1, 10 में से 8 गया 2, और 22 में से 23 गया, ये 42 में से 23 गया 19, 1921 जी। फिर इनका डिफरेंस लीजिए, क्या आएगा बेटा? 11 में से 9 गया 2, और ये बच गया मेरे दोस्तों 4, और 11 में से 3 गया 8, 7 में से 4 गया 3, 3842। फिर इनका डिफरेंस लीजिए बेटा, इनका डिफरेंस क्या आएगा? इनका डिफरेंस क्या आएगा? इनका डिफरेंस तो 11 में से 8 गया मेरे प्यारे भाई 2, 11 में से 8 गया 3, सॉरी, यहां बच गया 14, 14 में से 8 गया आपका 6, यहां बच गया मेरे दोस्तों 10, 10 में से 3 गया 7, और बच गया 7 में से 2 गया 5, 5, 7, 6, 3। मुझे निकालना है 2-2 का पेयर लेके इनका एचसीएफ आ गया मेरे प्यारे भी, एचसीएफ। बताओ इनका एचसीएफ क्या आएगा? इनका एचसीएफ क्या आएगा? 2-2 का जब मैंने पेयर बनाकर डिफरेंस लिया तो ये डिफरेंस आया। ये तो 1921 का पहाड़ा है, 1921 का 1 गुना, 1921 का 2 गुना, 1900 का 2 गुना 3821 का 2 गुना 42, 1900 का 3 गुना 5721 का 3 गुना 63। ये तो 1921 का पहाड़ा है, ये तो x 2x 3x दिख रहा है मुझे। एंड इनका एचसीएफ क्या आएगा? 1921 ही आ जाएगा। 1921 ही इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा। लेकिन ठहर जाओ, 1921 वो सबसे बड़ा नंबर है। 1921, ये जो 1921 है, ये वो सबसे बड़ा नंबर है बेटे, जो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। 1921 सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर देता है, सबसे बड़ा। 1921 वो सब लार्जेस्ट नंबर है जो इन तीनों को भाग देने पर सेम रिमाइंडर देता है, समान शेषफल देता है। लेकिन आपसे ग्रेटेस्ट पूछा ही नहीं है, बोला है कोई एक 3 अंकों की संख्या, एक 3 अंकों की संख्या ऐसी है जो तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर देती है। यानी कि मुझे 1921 नहीं लेना, मुझे 1921 का भी एक ऐसा फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जो 3 अंकों का हो। मुझे एक 1921 का
ऐसा फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जो 3 अंकों का हो, 3 अंकों का। बताओ 1921 किस से भाग होता है? 2 से नहीं कटता, 9 2 1 3 4, 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से, 920 7 से नहीं कटता, 11 से नहीं कटता, 13 से, 13 कम 13 6, 13 चौका 13 से नहीं कटता मेरे दोस्तों, 17 से, 17 से कटता है ना? मुझे चेक करना पड़ेगा, 2 से, 3 से, 5 किसी से तो कटेगा, 17 से कट रहा है 1921। 1921 17 से भाग हो रहा है, 17 से भाग करके देखो, 17 से जब 1921 को 17 से भाग करता हूं तो 17 एकम 17, फिर बचेगा 2, 17 एकम 17, फिर बच जाएगा 5, 17 51, 17 गुणा 113। 1921 का मतलब है 17 गुणा 113, और 1921 के आगे गुणनखंड नहीं हो सकते। 17 एक प्राइम नंबर है, 113 भी प्राइम नंबर है, दोनों अभाज्य संख्या है। यानी कि 1921 का एक ही फैक्टर है जो 3 अंकों का है। 1921 का एक ही फैक्टर है जो 3 अंकों का है, 113। 113 यानी कि 3 अंकों की जिस संख्या की आपको जरूरत है, जो संख्या आप ढूंढ रहे हो, वो संख्या 113 है ना? 1921 का एक ही गुणनखंड ऐसा है जो 3 अंकों का है, 113, और कोई है नहीं। 113 आगे तो किसी से कटता ही नहीं 113। तो बेटा 1921 का आपको यहां पे फैक्टर चेक करना पड़ेगा, फैक्टर 113। ये सवाल है बेटा, और ये कोई टीचर इस सवाल को करवाते ही नहीं, कोई भी नहीं। बालक एक मेरे दोस्तों, मैं भाग करके देखा बेटा, मैनुअली भाग करके देखा ना, 2 से करा पहले, 3 से, फिर 5 से, 7 से, जल्दी जल्दी भाग कर लेता हूं ना, मुझे पहाड़े मजबूत याद है। जिस दिन आप मजबूत याद कर लोगे, आप भी करने लगोगे भाग। तो संख्या आ गई 113, लेकिन आपसे संख्या नहीं पूछी, आपसे पूछा है शेषफल, है ना? कि 113 से भाग करने पर इनको समान रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर क्या है? तो आप किसी भी एक नंबर को भाग करके देख लो। सबसे छोटा नंबर है 2388, सबसे छोटा नंबर 2388 है। इसको 113 से भाग करके देखो कितनी बार जाएगा। 113 दूनी 226, बचेगा 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, फिर 113 से एक बार जाएगा, 113 कम 113, कितना बचेगा बेटा? 15। 15 शेषफल बचेगा, 15 रिमाइंडर बचेगा। तो 15 ही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है मेरे प्यारे भाई, और लाजवाब सवाल था ये, शानदार क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन। कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा बेटा, कल इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, ठीक है? भयंकर लेवल का सवाल है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस पे, लास्ट क्वेश्चन 100, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप पर, और क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का भी लास्ट क्वेश्चन। बताएं, ये जो सवाल है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, ये सवाल रेलवे एनटीपीसी 2021 का है। सवाल इतना भयंकर है कि पता नहीं रेलवे वाले इस सवाल को कर भी पाए होंगे कि नहीं कर पाए होंगे। रेलवे एनटीपीसी 2021 का जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा है ना, जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया उसी कंसेप्ट पर सवाल है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई जो है लड़का इस सवाल को कर पाया होगा पेपर में। करो, क्या उत्तर है? रितिका कुमारी कह रही हैं 128 113 से 2 बार भी तो कट रहा है। रितिका कुमारी आप धन्य हैं, रितिका आप धन्य हैं। 128 113 से 2 बार भी तो कट रहा है, रितिका कुमारी ये कह रही है, कमेंट में लगातार कमेंट कर रही हैं। आप बताओ, मैं ऐसे बच्चों को भी मैथ सिखा रहा हूं इस बैच में जो ये कह रहे हैं कि 128 सर 113 से 2 बार भाग हो रहा है। बताओ।
कितना मुश्किल है ऐसे बच्चों को मैथ पढ़ाना। आप मेरी पीड़ा समझ सकते हैं, मेरा दर्द समझ रहे हैं आप लोग, कितना दर्द है मेरे जीवन में, कैसे कैसे मैथ पढ़ाना पड़ता है। रजत रितिका के सपोर्ट में आए हैं। रजत कह रहे हैं सर रितिका जी को कुछ मत कहिए। मैं क्या कह रहा हूं भाई, मैं कुछ कहने लायक बचा ही नहीं। भाई मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसे बच्चे जिन्हों को मेरे बैच की जरूरत नहीं है, जिनको जरूरत है एक बढ़िया से ट्यूशन की, 8वीं क्लास के 7वीं क्लास के ट्यूशन की जरूरत है उन्हें। बताओ क्या करेंगे। आई लव यू टू भाई। चलो एक दो, बहुत मजा लेते हो तुम लोग मेरे संग, बहुत मजा लेते हो। सवाल है, एक दूध वाले के पास 3 जार में 57 लीटर, 129 लीटर, 177 लीटर शुद्ध दूध है। जैसे 3 ड्रम है, अलग अलग 3 ड्राम है, 3 ड्राम में अलग अलग दूध है ना। 3 ड्राम में अलग अलग दूध है, पहले में 57 लीटर, दूसरे में 129 लीटर और तीसरे में 177 लीटर। तो एक दूधिया है, उसके पास 3 अलग अलग बर्तन है, पहले में 57 लीटर दूध है, दूसरे में 129 लीटर दूध है और चौथे में 177 लीटर दूध है, 177 लीटर। एक मापने वाला बर्तन, एक मापने वाला केन प्रत्येक जार में दूध के अलग अलग सटीक माप के बाद प्रत्येक जार में दूध की समान मात्रा छोड़ देता है। सभी जार में बिना नाप के दूध की मात्रा क्या है। और पूरी ताकत से सवाल पढ़ो। ए मीजरिंग कैन आफ्टर ए डिफरेंट ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मिल्क इन ईच जार leaves the same amount of milk unmeasured in each jar. What the volume of unmeasured milk in all jar? अब देखो हमारे पास एक मग्गा है, उस मग्गे से इन तीनों ड्रम के दूध को नापते हैं। तो नापने के बाद हर बर्तन में, हर जार में कुछ दूध की मात्रा बच जाती है ना। और सेम अमाउंट मिल्क बचता है, हर बर्तन में सेम अमाउंट मिल्क बचता है। हमारे पास एक मग्गा है या केन समझ लो, केन से हम इन तीनों ही ड्रम के दूध को नापते हैं। जब नापते हैं उस केन से तो सटीक नंबर में नापने के बाद, ऐसा नहीं कि एक बार आधा कप, आधा केन भरा, एक बार पूरा भरा, सटीक बार नापते पूरा पूरा भर के, लेकिन हर जार में दूध की बराबर मात्रा छूट जाती है ना। प्रत्येक जार में दूध की समान मात्रा छूट जाती है। तो पूछा सभी जार में बिना नाप का दूध कितना है। एक बात बताओ, ये सवाल ऐसा हो गया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर देती है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है ना। सेम रिमाइंडर होगी तभी सेम दूध बचेगा तीनों में। कैसे निकालना है, 2 2 का पेयर बना के डिफरेंस क्या आएगा। डिफरेंस 9 में से 7 गया 4, 9 में 7 गया 2 और 12 में से 5 गया 7, 72। इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो 17 में से 9 गया 8 और 16 में से 12 गया 4, 48। इनका डिफरेंस कितना आएगा बेटा, इनका डिफरेंस आएगा 120। तो बेटा एचसीएफ क्या आएगा, जब मैं इनका एचसीएफ लूंगा 72 48 120 का, तो 24 लीटर आ जाएगा, 24 लीटर। यानी कि प्यारे भाई 24 लीटर का अगर मैं केन लूंगा, 24 लीटर का अगर मैं 24 लीटर के केन से इसको नापूंगा तो 24 दूनी 48 लीटर नप जाएगा, 9 लीटर बचेगा, 9 लीटर बच जाएगा। 24 लीटर के केन से इसको नापूंगा, 24 पंजे 120, 120 नप जाएगा, 9 लीटर बचेगा। हर बार सेम मिल्क बचेगा, है ना। प्रत्येक जार में दूध की समान मात्रा बचेगी। 24 लीटर में इसको नापूंगा तो कितना आएगा, 24 सत्ते 168, 9 लीटर बचेगा। तो तीनों बर्तन में कितना दूध बचेगा, 9 + 9 + 9, तीनों बर्तन में 27 लीटर दूध बचेगा। ए ऑप्शन आंसर है। देख लो रेलवे के सवाल की लैंग्वेज।
क्या गजब का सवाल है। सवाल बेटा यही है, बट लैंग्वेज बड़ी प्यारी लिखी गई है। अच्छा ऋतिका कुमारी कह रहे हैं सर मैंने तो जानबूझकर रॉन्ग आंसर बोला क्योंकि आप रिप्लाई नहीं दे रहे थे बुक के बारे में बहुत बार। अच्छा ऋतिका कुमारी बड़ी स्मार्ट हो तुम्हें, बताओ क्या रिप्लाई चाहिए। इसी के साथ ये टाइप समाप्त और हमारी क्लास खत्म होती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये एक मुश्किल टाइप है बच्चे के लिए, क्या आपको ये समझ में आ गया? क्या आपको ये समझ में आ गया भाई? अगर आपको समझ में आए तो सब बच्चे कमेंट में यस लिखो। यस। चलिए, काफी बच्चों को समझ में आ गया है, अच्छी तरीके से क्लियर है। मैंने इजी मॉडरेट डिफिकल्ट हर एक वैरायटी को करवा दिया बच्चों सॉल्व। क्लास खत्म। सब बच्चों को क्लियर है? कितने परसेंट सेटिस्फाई है वो भी बताएं। अगर आपको 99% समझ आए, 99% आप इस बैच से कितने खुश हैं? रेटिंग दो आप मुझे। 10 में भी रेटिंग दे सकते हैं, परसेंटेज में भी रेटिंग दे सकते हैं। रेटिंग दीजिए। और एक चीज मैं आप पूछूंगा कि क्या आप इस बैच के बारे में, जो मैं पढ़ाता हूं हमारे तरीके के बारे में, दूसरे बच्चों को भी बताते हो जो नए फ्रेशर बच्चे आते हैं? फ्रेशर बच्चे को पागल बनाना सबसे आसान है, और मैं देखता हूं कि सारे मास्टर उसी काम में लगे हुए हैं। कोई ढंग से नहीं पढ़ाता, केवल केवल बच्चे को जबरदस्ती का खुश कर दिया जाता है और पेपर में फुस हो जाता है। मैं वैसा काम नहीं करता भाई, पूरी ईमानदारी से सब कुछ पढ़ाता हूं। मैं बच्चों के भरोसे कुछ छोड़ता ही नहीं। आप ज्यादा से सभी लोग अपने जो नए लड़के आ रहे हैं उनको बताओ, लाइब्रेरी किसी ने ज्वाइन कर रखी है तो लाइब्रेरी में बताओ, रिश्तेदारों को बताओ, दोस्तों को बताओ, व्हाट्सएप पे शेयर किया करो। कोई हमारा नया बैच आता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर किया करो सभी लोग। कितने बच्चे ऐसे हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं? लाइब्रेरी जाके कौन कौन पढ़ाई करता है आप में से? लाइब्रेरी में कितने लोगों को जो है आप बताते हो? आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? जीरो टू हीरो। बेटा मैं भी एक जमाने में बहुत गरीब था, दुबला पतला, 2017-18 में। मैं खुद जीरो से हीरो बनाऊं और आपको भी जीरो से हीरो बनाऊंगा। जो चीज मैंने अपने लाइफ में खुद करी है मैं तुमको भी करवाऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहो बस, निराश होके नहीं जाओगे। ठीक है दोस्त, आज इतना ही, बाकी कल करेंगे इसके आगे। बाय, कल ये चैप्टर खत्म हो जाए।